1982 में बर्फ के तूफान के दौरान एक बंदा कमर्शियल प्लेन में फ्लाई कर रहा होता है। जब वो अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो उसको बड़ी अजीब सी चीज दिखाई देती है कोलोराडो माउंटेन की टॉप पर। जब अथॉरिटीज को खबर दी जाती है और वो इस माउंटेन के स्पॉट पर आते हैं, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता जो उनको वहां पर मिला था। और इस वीडियो के एंड पर बहुत ही ज्यादा क्रेजी ट्विस्ट है, इसलिए पूरी वीडियो एंड पर देखना। 6 जनवरी 1982 की शाम को एक बंदा जिसका नाम हैरल्ड ब्रे था, ये एक शेरिफ होता है जेफरसन काउंटी कोलोराडो में, जो डेनवर के बिल्कुल वेस्ट पर एक एरिया है। ये बंदा डेनवर एयरपोर्ट पर पहुंचता है। हैरल्ड काफी लेट हो रहा था क्योंकि उसका यहाँ एयरपोर्ट तक का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेनवर और उसके करीब का एरिया स्नो स्टॉर्म की लपेट में होते हैं। फिर जब ये भागता हुआ टर्मिनल से अंदर एंटर होता है, सिक्योरिटी से चेकिंग करवाता है, ये अपने गेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर प्लेन की बोर्डिंग हो रही थी। अब इसको थोड़ी तसल्ली हो जाती है क्योंकि अब इसने पहुंच ही जाना था ऊपर, तो ये लोगों की लाइन में ही एंटर हो जाता है जो प्लेन के अंदर चढ़ रहे थे। और फिर कुछ मिनटों बाद ये प्लेन के अंदर एंटर होता है। वहां पर इसको अपनी सीट दिखती है जो बिल्कुल प्लेन की फ्रंट राइट साइड पर होती है। ये अपनी सीट पर बैठता है, बेल्ट लगाता है, इन फ्लाइट मैगजीन पकड़ता है जो फ्रंट सीट की बैक पॉकेट में होती है, और फिर ये टेक ऑफ का इंतजार करने लग जाता है। 15 मिनट बाद जब प्लेन फुल स्पीड में होता है रनवे के ऊपर, हैरल्ड खिड़की के बाहर की तरफ देखता है। उसको दिखाई देता है डेनवर सिटी की लाइटें आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो गई जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते जा रही हैं। लेकिन जैसे ही इनका प्लेन गहरे बादलों के अंदर एंटर होने लगता है, बिल्कुल कोलोराडो की पट्टी के ऊपर, हैरल्ड अपनी खिड़की के बाहर बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करता है। जेफरसन काउंटी जिधर हैरल्ड काम करता था, उसके बिल्कुल वेस्ट साइड पर एक 22 मील लंबा रोड है जो बिल्कुल पहाड़ियों को काटता हुआ गुजर रहा है। इसको बोला जाता है गुनेला पास, और ये लोगों को ऊपर और पार लेकर जाता है इस 11,000 फुट माउंटेन पास से। अब ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सीनरी वाली ड्राइव होती है जिसका हैरल्ड को पता था, लेकिन ये रोड तो विंटर्स के टाइम मेंटेन ही नहीं होता, जिसका सिंपल मतलब ये था कि अगर जमीन पर स्नो गिरी हुई है तो आप इस पास से गुजर ही नहीं सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हैरल्ड अपनी खिड़की से बाहर नीचे की तरफ जेफरसन काउंटी की तरफ देख रहा था, वो नीचे स्कैन करता हुआ पहाड़ी की तरफ देखता है। वहां पर उसको साफ दिखाई देता है एक गाड़ी जिसकी हेडलाइट ऑन है, वो गुनेला पास के ऊपर खड़ी है। तो हैरल्ड सोचता है कोई बंदा क्यों ही गुनेला पास पर होगा इस टाइम जब इतना ज्यादा गंदा स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, मतलब कोई क्यों ही होगा यहाँ पर। लेकिन जैसे हैरल्ड इस गाड़ी को देखता है, उसको समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है। जो भी बंदा इस गाड़ी के अंदर था उसने अपनी फ्लैश लाइट को ऑन कर खिड़की से बाहर हाथ निकाला हुआ था, और वो आसमान की तरफ फ्लैश लाइट करके ऑन और ऑफ कर रहा था, मतलब वो डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा होता है, जिसका मतलब ये था वो बंदा यहाँ पर फंसा हुआ था। हैरल्ड को ये बात समझ आ जाती है कि इस चीज के चांसेस कि कोई दूसरा प्लेन यहाँ से गुजरे और उसमें से कोई बंदा पहाड़ी की तरफ नीचे झांके और इस गाड़ी को देखे और समझे कि वो मुश्किल में है, इसके चांसेस बिल्कुल 0 हैं। तो हैरल्ड को समझ आ जाती है कि अगर मैंने जल्दी एक्शन ना लिया तो ये बंदा तो नीचे गया। तो हैरल्ड फौरन अपनी सीट से उठता है, उसके साथ जो बंदा बैठा होता है उससे गुजरता हुआ आगे की तरफ जाता है। वो वहां से अटेंडेंट को इशारा करता है। जैसे अटेंडेंट उसके पास भाग कर आती है, हैरल्ड उसको बताता है कि मैं कौन हूँ, और वो कहता है मेरा जो शेरिफ होने का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि वो बंदा इमरजेंसी में है। तो अटेंडेंट उसको बड़ा सीरियस लेती है। वो फौरन कॉकपिट में जाती है, पायलट्स को बोलती है। तो पायलट्स अपने रेडियो के थ्रू अथॉरिटीज को नीचे जमीन पर कॉल करते हैं, और उसके कुछ मिनटों बाद फायर डिपार्टमेंट को गुनेला पास पे डिस्पैच कर दिया जाता है। 15 मिनट बाद एक फायर चीफ जिसका नाम था डेव मॉन्टोया, जो कि 4 व्हील ड्राइव SUV को चला रहा था, ये इस 22 मील लंबे माउंटेन पास के शुरू में पहुंचता है। जैसे वो तेज तूफान में ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसको दूर इसी फंसी हुई गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। तो वो सीधा ड्राइव करता हुआ इस गाड़ी के पास जाता है। ये एक छोटा पिकअप ट्रक होता है जो कि रोड के साइड पर एक स्नो बैंक में फंसा हुआ था। तो डेव अपनी SUV को वहां पर पार्क करता है, बाहर निकलता है, भागता हुआ इस पिकअप ट्रक की ड्राइवर साइड विंडो की तरफ जाता है, और इसके अंदर एक 30 साल का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ बंदा होता है जिसका नाम था एलन फिलिप्स। ये एक मैकेनिक होता है जो डेनवर एरिया में ही रहता था। अब उस टाइम यहाँ पर आधी रात होती है और इधर टेम्परेचर -30 डिग्री होता है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी, फुल बर्फबारी हो रही थी। एरन के पास छोटी सी जैकेट होती है, उसने जीन्स पहनी हुई थी और अपने इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट लपेटी हुई थी। अगर हैरल्ड इसका ये इमरजेंसी सिग्नल ना देखता प्लेन से, तो ये तकरीबन गारंटीड था कि एलन उस रात मर जाता हाइपोथर्मिया से। तो जैसे एलन मुड़ता है और डेव को देखता है, अपने रेस्क्यूअर को, एलन खुशी से रोने लग जाता है और वो खुदा का शुक्रिया अदा करता है कि अब मैं सरवाइव कर जाऊंगा। जब डेव एलन से पूछता है कि भाई क्या हुआ था, एलन जो थोड़ा बहुत नशे में होता है, वो कहता है मैं बार में गया था ड्रिंकिंग करने, और जब घर जाने का टाइम होता है वो कहता है मेरा दिमाग खराब था कि मैंने ये डिसाइड किया
कि मैं गुरनेला पास के थ्रू चलता हूँ अपने घर, और ये चीज मैं भूल गया था कि विंटर्स के दौरान ये पास मेंटेन ही नहीं होता। जब डेव एलन से पूछता है कि तुम्हारी ये गाल पर इतना गहरा जख्म का निशान कैसा है, उसने यही अज्यूम किया था कि जब ये रोड के साइड पर क्रैश हुआ होगा तब इसको लगा होगा। एरन मुस्कुराता है, मतलब थोड़ी एम्बेरेसिंग स्माइल होती है। वो कहता है नहीं, जब मैं यहाँ पर फंस गया था तो मुझे सुसु करना था, तो मैं अपनी व्हीकल से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, मतलब अपने ट्रक से थोड़ा सा आगे। जब मैं कर लेता हूँ और वापस मुड़ता हूँ तो यहाँ पर स्नो और हवाएं इतनी ज्यादा थी, मतलब अंधा करने वाली, तो मुझे अपना ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं भागता हुआ जाता हूँ अपने ट्रक को ढूंढने कि कहीं मैं बाहरी स्नो में ना फंस जाऊं। तो मैं पैनिक में भागता हुआ सीधा अपने ट्रक से जाकर टकराता हूँ और सीधा मेरा मुंह लगता है उस पे। तब मेरा ये चीक वाला एरिया दरवाजे के साइड पर लगता है। फिर डेव मुस्कुरा कर बोलता है, एलन तुम बहुत लकी बंदे हो। अगले कुछ दिनों तक कोलोराडो के लोकल न्यूज़पेपर्स और कुछ नेशनल न्यूज़पेपर्स इस हेडलाइन को छापते रहते हैं, द मिरेकल ऑफ गुरनेला पास। लेकिन बाद में ये हेडलाइन गलत साबित होती है। 38 साल बाद 2020 में ये चीज पता चलती है कि एलन ने डेव से झूठ बोला था कि वो गुरनेला पास में क्यों था। असल कहानी ये थी, उस दिन शाम को, मतलब उसके फंसने के कुछ टाइम पहले, उसने 2 हिच हाइकर्स को मर्डर कर दिया था ब्रेकनरिज कोलोराडो के पास, जो कि तकरीबन 50 मील दूर था इस गुरनेला पास से। ये दोनों मर्डर के जो केसेस थे ये ढीले पड़ गए थे, लेकिन लेट 2020 में डीएनए एविडेंस इन दोनों मर्डर्स को एलन के साथ कनेक्ट कर देता है। रेस्क्यू होने से कुछ घंटे पहले उसने एक हिच हाइकर को पिक किया था, जो कि 22 साल की लड़की थी जिसका नाम था एनेट शेनी। जब वो इसके ट्रक में बैठ जाती है, माना ये जाता है कि ये उसको गन पॉइंट पर रखता है, उसके हाथों को जिप टाई से बांधता है। इसके बाद क्या होता है हमें ये चीज नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम के बाद एनेट को ये अपने ट्रक से बाहर निकालता है। फिर ये उसको जंगल में ले जाता है, जिधर ये उसकी कमर में गोली मारता है, जहाँ पर उसकी बॉडी फेस डाउन स्ट्रीम में मिलती है। कुछ घंटे बाद जब वो एनेट को मार देता है, एलन एक और हिच हाइकर को पिक करता है। ये होती है 29 साल की बारबरा ओबरहर्ट्ज, और जब वो इसके ट्रक में बैठती है तो ये माना जाता है कि इसके साथ भी ये वही करता है। उसको गन पॉइंट पर रोक कर रखता है और इसके भी हाथ जिप टाई हैंडकफ से बांध देता है, लेकिन बारबरा अपने इन जिप टाई से बाहर निकल आती है। ये बिलीव किया जाता है कि ये एलन को जोर से गाल पर मुक्का मारती है, इसी वजह से उसके गाल पर एक बड़ा सा गहरा निशान बन जाता है ब्रूस का, और फिर ये इसकी गाड़ी से बाहर निकलकर भागना शुरू कर देती है। लेकिन एलन बाहर निकलता है, उसको पकड़ लेता है और इसके सीने पर गोली मारकर इसको मार देता है, और फिर ये इसकी बॉडी को पहाड़ी से नीचे स्नो बैंक में फेंक देता है। तो जो असल वजह थी एलन की, जो इस गुरनेला पास में फंस गया था, वो ये थी कि ये इस एरिया से भागने की कोशिश कर रहा था जिधर उसने ये मर्डर्स किए थे। बस उसको ये चीज नहीं पता थी कि ये पास कितना ज्यादा खतरनाक है। तो थोड़ा सा ही आगे जाकर उसका ट्रक रोड से स्लिप होता है और वो यहाँ पर फंस जाता है। तो 2021 की फरवरी को एलन इस टाइम 70 साल का होता है, जो कि अभी भी इसी डेनवर के एरिया में रह रहा होता है। उसको फाइनली इन 2 मर्डर्स के केसेस में अरेस्ट कर लिया जाता है और इसको लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई जाती है बगैर किसी पैरोल के। 2 जुलाई 1937 एमिली एरहर्ड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट करने के लिए तैयार थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था पूरी अर्थ का चक्कर लगाना 360 डिग्री, और ये पहली वुमेन होने वाली थी जो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाली थी। इससे पहले भी ये काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुकी थी, जिनमें सबसे फेमस ये था कि ये पहली वुमेन थी जिन्होंने सोलो अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके साथ फ्रेड नूनन थे, जो इनके साथ एज अ नेविगेटर जा रहे थे। इनकी ये जर्नी 29,000 माइल्स की थी, जो इन्होंने 40 दिन में पूरे करने थे, पूरी अर्थ का चक्कर लगाकर। इस पूरे ट्रिप में उनके काफी सारे स्टॉप्स थे रिफ्यूलिंग के। इनका प्लेन था ट्विन इंजन लोकीड 10 इलेक्ट्रा। ये एक हाई परफॉर्मेंस प्लेन था और इसकी खास बात यह थी कि यह 1000 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकता था, जबकि उस टाइम पर नॉर्मली प्लेन 200 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकते थे। उनकी ये जर्नी शुरू होनी थी कैलिफोर्निया यूएस से। इसके बाद इन्होंने क्रॉस करना था अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, फिर एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इन्होंने पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करना था, उसके बाद दोबारा कैलिफोर्निया आकर अपना ट्रिप खत्म करना था। लेकिन आपको ये बता दूं कि पैसिफिक ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है। ये तकरीबन 30% एरिया कवर करते हैं हमारी अर्थ का। अगर हम अर्थ पर सारे कॉन्टिनेंट्स के लैंड मिला दें तब भी पैसिफिक ओशियन बड़ा होगा। इसकी विड्थ इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर 5 मून इजीली फिट हो सकते हैं। इस ओशियन में कुछ जगहें इतनी ज्यादा आइसोलेट हैं कि लिटरली अर्थ पर रहते हुए भी सबसे करीब इंसान एस्ट्रोनॉट होगा स्पेस स्टेशन में। ये
इतना बड़ा और आइसोलेट ओशियन है और एमिली ने इसको भी अपने ट्रिप में क्रॉस करना था। खैर एमिली 1 जून 1937 को कैलिफोर्निया से अपनी जर्नी शुरू करती है। बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से वो पहले अमेरिका को क्रॉस करती है, उसके बाद अफ्रीका को, फिर यूरोप को और एशिया को भी क्रॉस कर लेती है और अब वो पहुंच गई थी न्यू जीनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड है। इनके ट्रिप का 1/3 एरिया तो सारा कवर हो गया था। अब इनके सामने था पैसिफिक ओशियन, जिनको इन्होंने क्रॉस करना था। पैसिफिक ओशियन के बीच में इनके 2 स्टॉप से रिफ्यूलिंग के लिए। पहला हाउलैंड आइलैंड था जो कि 2500 माइल्स दूर था और दूसरा हवाई। इसके बाद इन्होंने कैलिफोर्निया जाना था और वहां पर इनकी जर्नी खत्म होनी थी। 2 जुलाई 1937 को ये अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। न्यू जीनी से ये डिपार्ट होते हैं और फिर पैसिफिक ओशियन पर से उड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज याद रखना कि ये मिड 90s का पीरियड था। उस टाइम कोई मॉडर्न नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं हुआ करते थे। इवन उस टाइम जीपीएस भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हाउलैंड आइलैंड को ढूंढने का तरीका था नूनन के सेलेस्टियल नेविगेशन नॉलेज से, और एक यूएस कोस्ट गार्ड की शिप भी हाउलैंड आइलैंड के पास थी, जिसने एमिली को गाइड करना था हाउलैंड आइलैंड की लोकेशन के बारे में। जब इन्होंने उस शिप के करीब आना था तब इनके कम्युनिकेशन का तरीका था रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्लेन के अंदर लगी हुई थी ना, वो इनकम्पैटिबल थी यूएस कोस्ट गार्ड की शिप से। मतलब इनका 2-वे कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं था और रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग तो इम्पॉसिबल थी। तो एमिली को कुछ भी नहीं पता था कि हाउलैंड आइलैंड किधर है। बस वो ब्लाइंडली प्लेन को पैसिफिक ओशियन पर उड़ा रहे थे। 20 घंटे गुजर जाते हैं अपनी फ्लाइट में। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं शिप को, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एमिली भी उस टाइम पर रियलाइज कर लेती है कि वो गुम हो गए हैं। नूनन जो एमिली के साथ था वो एक्सपर्ट था नेविगेशन का और उसको पता था कि हाउलैंड आइलैंड करीब ही है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बादलों के बीच में आइलैंड को स्पॉट करना तो इम्पॉसिबल था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया। बस हमें यहीं तक ही पता है एमिली, नूनन और उनके प्लेन के बारे में, और ये सवाल कई जनरेशन्स तक चलता रहा कि आखिर इसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। सभी ये बिलीव करते थे कि अब क्योंकि एमिली और नूनन बच्चे तो नहीं थे, उनको पता था कि भाई हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है और नेविगेशन का भी उनके कोई डायरेक्शन नहीं पता था, तो उन लोगों ने जरूर प्लान बी को चूज किया होगा हाउलैंड आइलैंड के बजाय। उनके इस प्लान बी के लिए काफी सारी थ्योरीज दी गई, जिनमें से ये 3 फेमस हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि उनको पता था कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है और आइलैंड उनको मिल नहीं रहा, तो उन्होंने प्लेन को मोड़ लिया जापानीज ऑक्युपाइड मार्शल आइलैंड्स पर और वो उस आइलैंड पे लैंड कर गए होंगे। अब क्योंकि जापानीज उस टाइम वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से लड़ रहे थे, तो एमिली और नूनन को उन्होंने स्पाई समझ के जेल में डाल दिया होगा और उनको मार दिया होगा। लेकिन ये चीज हजम नहीं होती। इसके अलावा इवन मार्शल आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों ने भी यही बताया था कि उन दिनों उन्होंने किसी प्लेन क्रैश को वहां पर देखा था। इसके बावजूद उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, इस बेस पर कि हाउलैंड आइलैंड और मार्शल आइलैंड के दरमियान 1000 माइल का डिस्टेंस है ओपन ओशियन का, और प्लेन की लास्ट नोन लोकेशन से मार्शल आइलैंड तक पहुंचने में 10 घंटे लगने थे, और ये सफर कंप्लीट करना एमिली के लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि उनके पास पहले ही फ्यूल की कमी थी इतना लंबा सफर तय करने के लिए। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि वो मार्शल आइलैंड के बजाय साउथ की तरफ गार्डनर आइलैंड पर पहुंच गए थे। इस थ्योरी के मुताबिक एमिली और नूनन इस आइलैंड पर सेफली लैंड कर गए थे और वो लोग इस आइलैंड पर सरवाइव कर रहे होंगे क्योंकि उनके प्लेन का लास्ट रेडियो सिग्नल भी उसी आइलैंड के पास से ही मिला था, और ये वाली थ्योरी को सबने कंसीडर किया। इवन यूएस नेवी ने अपने प्लेन्स भी भेजे उस आइलैंड पर चेक करने के लिए कि वाकई वो उस आइलैंड पर आए भी हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर कोई प्लेन नहीं मिला। पर उनको रिसेंट हैबिटेशन के साइन जरूर मिले थे कि कोई ना कोई इस आइलैंड पर आया जरूर है, क्योंकि उस टाइम पर उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता था। फिर यूएस नेवी ने अपनी सर्च कहीं और शुरू कर दी थी। काफी अरसे तक उस आइलैंड के करीब वाले एरिया में पानी के अंदर एक्सपेडिशंस हुई। इवन रॉबर्ट बेलर्ड, जिन्होंने टाइटैनिक के व्रेक को ढूंढा था, उन्होंने भी इस प्लेन को पानी में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी नहीं मिला, और ये गार्डनर आइलैंड वाली थ्योरी भी डिस्कार्ड हो जाती है। अब ना तो जापानीज के पकड़ने वाली थ्योरी और गार्डनर आइलैंड वाली थ्योरी कंपेटेबल थी इस केस के साथ। अब सबसे सिंपल और आसान थ्योरी बच गई थी, क्रैश एंड सिंक थ्योरी, जिसमें किसी को ना
ना दिमाग से सोचने की जरूरत है और ना ही पॉसिबिलिटीज के आगे उनके साथ क्या हुआ होगा। बस सीधा प्लेन फ्यूल खत्म होने की वजह से पानी में क्रैश हो गया और फिर डूब गया। जाहिर है इस थ्योरी का भी कोई एविडेंस तो नहीं है कि यही हुआ होगा, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड की जाती है ये थ्योरी, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खैर एमिली और नूनन को ही पता होगा उनके साथ क्या हुआ था, बाकी लोगों के लिए ये केस एक मिस्ट्री है। इसके अलावा एक और केस है, वो एक फैमिली का होता है जिसमें एक अंदर का ही बंदा बहुत खतरनाक काम करता है। ये बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी है, उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।